नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कौशिक मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मेवाड़ के एक और राणा की अमर गाथा लेके आया हूं, जो कि अपने आप में 32 दुर्गों के निर्माता कहलाते हैं। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। महाराणा कुंभा की वीर गाथा लेके आया हूं, जो कि इतिहास में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ये जो टॉपिक है मित्रों, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आप लोगों के रीट में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें भी यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके साथ साथ राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं सरकारी फील्ड के अंदर, उन सब में मेवाड़ के इतिहास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को काफी सिंसियर होकर पढ़िएगा मित्रों। इसके साथ साथ जो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जो जो लोग मेरे इस चैनल को देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं जितने भी वीडियो आने वाले समय में अपलोड करूंगा, तो वह आप लोगों के पास डायरेक्ट पहुंच जाया करेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसके साथ ही जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मुझे फील होता है कि मेरी जो मेहनत है वह सफल हो गई। क्योंकि एक वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि आराम से ऐसा लगता है कि आधा घंटे में एक वीडियो पूरा हो गया या एक घंटे में पूरा हो गया, लेकिन उस वीडियो को बनाने के पीछे काफ़ी कमर-तोड़ मेहनत होती है। मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के सामने डायग्राम बना के, वैसा का वैसा ही मैं ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ मित्रों। तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं अपन महाराणा कुंभा की अमर गाथा के साथ। ये आप लोगों के सामने महाराणा कुंभा दिए हुए मित्रों। महाराणा कुंभा का यदि अपन मेवाड़ में कार्यकाल देखते हैं, तो सन 1433 से 1468 के मध्य का जो कार्यकाल रहा, वह महाराणा कुंभा का कार्यकाल रहा। सन 1433 से सन 1468 के मध्य का जो कार्यकाल था, वह महाराणा कुंभा का कार्यकाल था। महाराणा कुंभा का जो जन्म था मित्रों, सन 1423 ईस्वी में होता है। और 23 ईस्वी में महाराणा मोक्कल के घर में होता है। और इनकी माता का नाम जो बताया गया है, वह रानी सौभाग्य देवी बताया गया। अर्थात महाराणा कुंभा व रानी सौभाग्य देवी के घर में सन 1423 में 1423 में महाराणा कुंभा का जन्म हो जाता है मित्रों। महाराणा कुंभा का जब जन्म होता है, तो इसके साथ ही जब महाराणा कुंभा मात्र और मात्र 10 साल के होते हैं, तभी इनके पिता मोकल की हत्या कर दी जाती है। तो पिता मोकल की जो हत्या की जाती है, वह सेना नायक मेपा पंवार के चक्रव्यूह के माध्यम से की जाती है। और सेना नायक मेपा पंवार जो होते हैं, वह दासी पुत्र चाचा और मीरा, दासी पुत्र चाचा और मीरा की सहायता से महाराणा मोकल की हत्या करवा देते हैं। और जब महाराणा मोकल की हत्या होती है, तो उस समय महाराणा जो कुंभा होते हैं, उस समय महाराणा नहीं होते हैं, सिर्फ कुंभा होते हैं। और कुंभा जो उस समय होते हैं, मात्र और मात्र 10 साल के उम्र के होते हैं। अर्थात 10 साल की उम्र में ही इनके पिता की हत्या कर दी जाती है। जब 10 साल की उम्र में इनकी पिता की हत्या की जाती है, तो महाराणा कुंभा को सन 1433 में मेवाड़ का महाराणा बना दिया जाता है मित्रों। तो मात्र 10 साल की उम्र में ही महाराणा कुंभा मेवाड़ के राणा बन गए। अर्थात मेवाड़ के महाराणा के रूप में इनको राजगद्दी पर बिठा दिया गया सन 1433 ईस्वी में। जब इनको 1433 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया गया मित्रों, तो इनके सामने मुख्य रूप से दो समस्याएं थी। मुख्य रूप से दो समस्याएं थी। पहली समस्या क्या थी? अपने पिता के हत्यारे चाचा और मेरा से बदला लेना, अर्थात अपनी पिता की हत्या का बदला लेना चाचा और मेरा से। तथा दूसरी इनके सामने क्या समस्या थी कि इनके पिता के मामा रणमल राठौड़ की बढ़ती हुई शक्ति पर नियंत्रण लगाना। अर्थात जो रणमल राठौड़ थे मित्रों, वह हंसाबाई के भाई बताए जाते हैं तथा मोकल के मामा बताए जाते हैं, तथा महाराणा कुंभा के क्या हो गए? दादा हो गए। क्लियर हो गई बात? तो जो रणमल राठौड़ थे, वह मारवाड़ के राजकुमार थे, लेकिन इनका जो प्रभाव था वह मेवाड़ पर बहुत अत्यधिक था। और इस प्रभाव से महाराणा कुंभा काफी परेशान थे कि इनके प्रभाव को कम करना, अर्थात इनकी बढ़ती हुई शक्ति पर नियंत्रण लगाना, तथा इसके साथ साथ अपने पिता के हत्यारे चाचा और मीरा से क्या करना? अपने पिता की हत्या का बदला लेना। ये दो मुख्य समस्याएं इनके सामने थी। तो ये क्या करते हैं कि जो रणमल राठौड़ होते हैं, सॉरी, जो महाराणा कुंभा होते हैं, बहुत ज्यादा नीति से काम लेते हैं। क्योंकि महाराणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि महाराणा जो कुंभा थे, बहुत ज्यादा विद्वान और दिमागदार थे। इन्होंने अपने जीवन काल में काफी पुस्तकों का अध्ययन किया, तथा इसके साथ साथ काफी पुस्तकों को लिखा भी, तथा काफी ज्यादा इन्होंने निर्माण करवाया। राजस्थान में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। तो काफी ज्यादा विद्वानों की श्रेणी में महाराणा कुंभा बताए जाते हैं। तो इन्होंने नीति से काम लिया।
नीति से क्या काम लिया, ये क्या कहते हैं कि सबसे पहले ये रणमल राठौड़ के पास एक निमंत्रण पत्र भिजवाते हैं। और निमंत्रण पत्र में क्या कहते हैं, निमंत्रण पत्र में कहते हैं कि पिता के हत्यारे चाचा और मेरा, क्या बोलते हैं ये कि मेरे पिता के हत्यारे चाचा और मेरा, अर्थात आपके भांजे मोकल के जो हत्यारे हैं चाचा और मेरा, वह खुलेआम घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं मित्रों, खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। आप आओ और मेरी सहायता करो तथा चाचा और मेरा की हत्या करवाओ, अर्थात चाचा और मेरा को आप जैसे तैसे करके इनको खत्म करवाओ। तो जैसे ही रणमल राठौड़ के पास ये निमंत्रण पत्र पहुंचता है तो रणमल राठौड़ इसको पढ़ते हैं और पढ़ते ही ये क्या देखते हैं, पत्रा पढ़ते हैं और पढ़ते ही रणमल राठौड़ का खून खोल जाता है और वह तुरंत कहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं मित्रों, मेवाड़ के लिए तुरंत रवाना हो जाते हैं। मारवाड़ से मेवाड़ के लिए रवाना हो जाते हैं तथा इसके साथ साथ अपने पुत्र राव जोधा को भी साथ में लेके आते हैं। इस बात को याद रखिएगा, अपने पुत्र राव जोधा को भी साथ में लेके आते हैं। जब साथ में लेके आते हैं तो रणमल राठौड़ बहुत ज्यादा चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति बताए गए हैं। तो रणमल राठौड़ दिमाग लगाते हैं कि जब तक मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा कुंभा बैठा हुआ है, जब तक मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा कुंभा बैठा हुआ है तब तक मैं मेवाड़ पर शासन नहीं चला सकता, क्योंकि मेवाड़ का जो राणा महाराणा कुंभा है वह बहुत ज्यादा दिमाग वाला है। तो क्यों ना मेवाड़ के जो इस राणा है महाराणा कुंभा है इसको ही खत्म करवा दिया जाए, अर्थात इसकी हत्या करवा दी जाए। तो हत्या के लिए जो रणमल राठौड़ होते हैं बहुत ज्यादा प्लान बनाते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। तो कहा जाता है कि महाराणा कुंभा की एक दासी बताई गई है जिसका नाम होता है भारमली। क्या नाम था मित्रों, भारमली। और भारमली से जो रणमल राठौड़ है वह प्रेम किया करते थे, भारमली से रणमल राठौड़ प्रेम किया करते थे। तो भारमली को रणमल राठौड़ बार बार कहते हैं कि हे भारमली, तू ऐसा कर, महाराणा जो कुंभा है उसको दूध में जहर मिला के पिला दे, दूध में जहर मिला के पिला दे और महाराणा कुंभा की हत्या कर दे जैसे तैसे। महाराणा कुंभा की हत्या हो जाएगी तो तेरे को मैं मेवाड़ की पटरानी बना दूंगा और मैं स्वयं मेवाड़ का राणा बन जाऊंगा। इस प्रकार का बार बार लोभ देने का प्रयास करते हैं भारमली को। लेकिन जो भारमली होती है मित्रों वह महाराणा कुंभा को अपना पुत्र मानती है, क्योंकि महाराणा कुंभा जब छोटे थे तब से ही भारमली उसका लालन पालन कर रही थी। तो महाराणा कुंभा को अपने पुत्र की नजर से देखती है, तो अपने पुत्र को वह कैसे जहर दे दे। और इधर जो रणमल राठौड़ होते हैं वह बार बार भारमली के ऊपर दबाव बनाते होते हैं कि तू ऐसा कर, महाराणा कुंभा को जहर दे दे। एक बार भारमली का दिमाग खराब हो जाता है और सारी की सारी बात जाके वह किसको बता देती है, महाराणा कुंभा को बता देती है कि राणा, इस प्रकार से जो रणमल राठौड़ हैं जो आप लोग आपकी यहाँ पे रियासत में अभी आए हुए हैं वह बार बार मुझे इस प्रकार का दबाव बना रहे हैं कि तू जहर, दूध के अंदर जहर मिला और जहर मिलाकर तू महाराणा कुंभा को पिला दे जिससे महाराणा कुंभा की मृत्यु हो जाए और मैं तेरे को मेवाड़ की पटरानी बना दूंगा और स्वयं यहाँ का राणा घोषित हो जाऊंगा। इस बात को जब महाराणा कुंभा सुनते हैं तो महाराणा कुंभा बहुत ज्यादा दिमाग वाले बताए जाते हैं। तो महाराणा कुंभा उल्टा दाव खेल देते हैं और महाराणा कुंभा कहते हैं कि भारमली, तू ऐसा कर या आप ऐसा करो कि रणमल जो बार बार मेरे को जहर पिलाने को कह रहा है तो तुम ऐसा करो कि उल्टा रणमल को ही जहर पिला दो, उल्टा रणमल को ही जहर पिला दो, दूध के अंदर जहर मिला के और रणमल को पिला दो। तो जैसे ही भारमली यह बात सुनती है महाराणा कुंभा की, और भारमली तो वैसे ही महाराणा कुंभा को अपना बेटा मानती है, तो बेटे की जो जान की फिक्र रखती है वो तो बेटे की जान की फिक्र रखने के कारण रणमल जो बेटे का दुश्मन था तो उसको वह भी समाप्त करना चाहती है। तो तुरंत महाराणा कुंभा की बात को मान लेती है और महाराणा कुंभा की बात को माने अनुसार दूध का गिलास लेती है और दूध के गिलास में जहर मिला देती है और जहर मिलाती है और रणमल राठौड़ के कमरे में चली जाती है। रात का अंधेरा होता है क्योंकि उस समय में इतनी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, एक चिराग से ही रोशनी की जाती थी। तो अंधेरे में रणमल राठौड़ को दूध का गिलास देती है और दूध का गिलास रणमल राठौड़ प्रेम में पी जाता है। जब इस प्रकार का चक्रव्यूह महाराणा कुंभा और भारमली के मध्य में रचा जाता है रणमल राठौड़ को मारने का, तो उस समय एक चारण जाति का कवि जो होता है वह इस बात को सुन लेता है और सारी की सारी जानकारी उस चारण जाति के कवि को पता लग जाती है। तो वह चारण जाति का जो कवि होता है वह देहली पर बैठकर शाम पड़े संध्या के समय एक लोकगीत गा बैठता है। और लोकगीत किसके लिए होता है, यह रणमल राठौड़ के पुत्र के लिए होता है, राव जोधा के लिए। और वह क्या गाता है कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मारियो जाए। इस प्रकार का वह लोकगीत गाता है कि जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मारियो जाए, दासी भारमली दूध में जहर मिलाए,
दासी भारमली दूध में जहर मिलाए, रणमल ने पाबा के लिए जाए। दासी भारमली दूध में जहर मिलाए, रणमल पाबा के लिए जाए। जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारियो जाए। जैसे ही राव जोधा इस बात को सुनते हैं तो राव जोधा तुरंत समझ जाते हैं कि पिताश्री रणमल राठौड़ को मारने की पूरी प्लान हो चुका है। पूरी की पूरी चौपड़ के जो विसात होती है या चक्रव्यूह जो पूरा का पूरा होता है वह बिछाया जा चुका है। अब रणमल के मरने के पश्चात मेरी बारी है, तो तुरंत मैं यहां से भागूं। तो राव जोधा जो होते हैं वहां से भागने का प्रयास करते हैं और उधर क्या भारमली क्या करती है, भारमली रणमल राठौड़ को जहर मिला हुआ दूध का गिलास पिला देती है। तो रणमल राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। अब रणमल राठौड़ की मित्रों मृत्यु होती है तो मरने के पश्चात इधर रणमल राठौड़ की मृत्यु होती है और कुंभा क्या करते हैं, महाराणा कुंभा देखते हैं कि रणमल राठौड़ तो मर गया, अब अगली बारी किसकी है, तो अगली बारी किसकी है, महाराणा कुंभा के रणमल राठौड़ के बेटे राव जोधा की बारी है। तो रणमल राठौड़ के बेटे राव जोधा को मारने के लिए महाराणा कुंभा अपना घोड़ा दौड़ा देते हैं। तो आगे आगे तो राव जोधा भागते होते हैं और पीछे पीछे उसको मारने के लिए महाराणा कुंभा भागते होते हैं। ये महाराणा कुंभा है, ये राव जोधा है। तो इस प्रकार से भागते होते हैं। तो महाराणा जो राव जोधा होते हैं वह घूमते बचते कहाँ बचे, राणा कुंभा के क्रोध से कैसे बचे। तो राणा कुंभा के क्रोध से एक ही जना बचा सकता था, वह कौन थी, हंसाबाई, जो कि बुआ थी। तो बुआ हंसाबाई ही बचा सकती थी और बुआ हंसाबाई बचा सकती थी। और महाराणा कुंभा की ये क्या थी, दादी थी। तो महाराणा कुंभा की दादी थी और मोकल की माँ थी। तो दादी ही बचा सकती है क्योंकि दादी उस समय क्या थी, राजमाता थी। तो तुरंत राव जोधा क्या करते हैं कि तुरंत अपनी बुआ हंसाबाई की शरण में चले जाते हैं। किसकी शरण में जाते हैं मित्रों, हंसाबाई की शरण में जाते हैं और हंसाबाई से कहते हैं कि बुआ जी मेरे को बचाओ, आपका जो पोता है महाराणा कुंभा वह मुझे मारना चाह रहा है, पिताश्री की उन्होंने हत्या करवा दी, अब मेरी हत्या करने पर उतारू हो रखा है। तो हंसाबाई जैसे ही इस बात को सुनती है तो हंसाबाई बीच में खड़ी हो जाती है। एक तरफ तो महाराणा कुंभा खड़े रहते हैं, बीच में हंसाबाई, और इस साइड कौन खड़ा रहता है, राव जोधा खड़े रहते हैं। अर्थात एक ढाल की तरह हंसाबाई खड़ी हो जाती है। अब हंसाबाई के सामने महाराणा कुंभा की कहाँ चलने वाली थी। हाँ, हालांकि महाराणा कुंभा मेवाड़ के राणा थे लेकिन राजमाता तो हंसाबाई ही थी। तो राजमाता के सामने महाराणा कुंभा की कहाँ चलने वाली। तो महाराणा कुंभा उनसे कहते हैं कि हे दादी साहब, आप साइड में हो जाओ, मुझे इसको गद्दार का बेटे राव जोधा की हत्या करनी है। तो हंसाबाई कहती है कि हत्या नहीं करनी है, एक संधि करनी है। तो ये संधि होती है मित्रों, जिसे इतिहास में आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आवल बावल की जो संधि हुई थी वह महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य में होती है। और आवल बावल की जो संधि करवाई गई थी वह हंसाबाई के द्वारा करवाई गई। और जब यह संधि होती है तो यह संधि मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य की संधि बताई गई है मित्रों। यहाँ मेवाड़ है और यहाँ मारवाड़ है। तो मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य की जो संधि है वह किसकी संधि कहलाई गई, आवल बावल की संधि कहलाई गई। जब मेवाड़ और मारवाड़ की संधि राव जोधा और महाराणा कुंभा के मध्य में होती है तो मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है वह सोजत निर्धारित कर दी जाती है कि सोजत ही एक ऐसा सेंटर पॉइंट बनाया जाता है जिसमें एक तरफ तो मेवाड़ होगा और एक तरफ मारवाड़ होगा। अर्थात ये बॉर्डर सीमा निर्धारित कर दी जाती है। क्लियर होगी बात। इस प्रकार से हंसाबाई की मध्यस्थता में आवल बावल की संधि क्लियर हो जाती है। और आवल बावल की संधि क्लियर होने के साथ ही क्या हो जाता है, दोनों का विवाद भी समाप्त हो जाता है। लेकिन जो राव जोधा होते हैं वह भी काफी दिमाग वाले होते हैं। वह देखते हैं कि स्थायी रूप से मेवाड़ से या महाराणा कुंभा से मुझे वाद विवाद को समाप्त करना है। महाराणा कुंभा से अनावश्यक रूप से दुश्मनी मोल लेने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। अभी तो बुआ श्री ने बचा लिया, बुआ शाह ने बचा लिया जो कि हंसाबाई है, लेकिन बुआ शाह के बाद क्या होगा। इसलिए हम दोनों क्या करें, मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य में जो संधि हुई है इस संधि को हम रिश्तेदारी में परिवर्तित कर देते हैं। तो रिश्तेदारी में वह परिवर्तित हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो खुंडस है वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो जो राव जोधा होते हैं उनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि मेवाड़ में घुसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाती है। तो श्रृंगार देवी होती है। तो श्रृंगार देवी का विवाह
महाराणा कुंभा के बेटे रायमल के साथ राव जोधा करवा देते हैं, अर्थात अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के राजकुमार रायमल के साथ करवा देते हैं। जब रायमल के साथ करवा देते हैं तो शादी करवा देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिश्तेदार बन जाते हैं। महाराणा कुंभा और राव जोधा आपस में रिश्तेदार बन जाते हैं तो दुश्मनी को भूलना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि यदि महाराणा कुंभा इस प्रकार से शादी होने के बावजूद भी यदि राव जोधा को मारते हैं तो इतिहास में महाराणा कुंभा कलंक के रूप में गिने जाते हैं, इसलिए यह दुश्मनी समाप्त हो जाती है। इधर का तो यह आवल बावल की संधि होती है और उधर एक और काम होता है आवल बावल की संधि से पहले, जो कि मेवाड़ और मालवा जो मांडू का संबंध है, यह भी एक क्रिया होती है, क्योंकि जब रणमल राठौड़ को चाचा और मीरा को मारने के लिए महाराणा कुंभा बुलाते हैं, तो चाचा और मीरा को जब मारने के लिए बुलाते हैं तो क्या होता है, तो चाचा तो मारा जाता है तथा जो मेरा तथा महपा पवार, मेरा और महपा पवार क्या करते हैं, चाचा मारा जाता है तथा मेरा और मेपा पवार क्या करते हैं कि मेपा पवार तथा मेरा व चाचा का बेटा अक्का, मेपा पवार मेरा व चाचा का बेटा जो अक्का होता है, वह अपनी जान बचाकर मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के पास भाग जाते हैं। क्या भाग जाते हैं, महमूद खिलजी प्रथम के पास भाग जाते हैं। जब महमूद खिलजी प्रथम के पास भाग जाते हैं तो यही इतिहास में मेवाड़ मालवा संबंध या मांडू संबंध के नाम से जाना जाता है। जब इस बात की खबर महाराणा कुंभा को लगती है कि जो मेरे दुश्मन है मेपा पवार और चाचा का बेटा अक्का, वह मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के पास जा चुके हैं शरण में, तो वह तुरंत महाराणा कुंभा संदेश पहुंचाता है, अर्थात पत्रा पहुंचाता है। और संदेश में क्या लिखता है, संदेश में यह लिखता है कि ए मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम, मेरी तुझसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं तुझ पर कोई आक्रमण करना चाहता हूं। बस मेरे जो दुश्मन हैं, मेरे जो भगोड़े हैं जो तेरी शरण के अंदर हैं, तू इनको मुझे वापस लौटा दे। जब यह बात महमूद खिलजी प्रथम के पास पहुंचती है और महमूद खिलजी प्रथम पत्रा पढ़ते हैं, तो पत्रा पढ़ते ही वह क्या कहता है कि जो मेरी एक बार शरण में आया है तो मैं उसको किसी भी परिस्थिति में उसके संग गद्दारी नहीं कर सकता हूं, चाहे मुझे युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। जब यह फरमान वापस महाराणा कुंभा के पास पहुंचता है तो युद्ध निश्चित हो जाता है और यह युद्ध सारंगपुर में लड़ा जाता है। इस बात को याद रखिएगा मित्रों, यह युद्ध कहां लड़ा जाता है, सारंगपुर में लड़ा जाता है सन 1437 के अंदर। आवल बावल की संधि से पहले, आवल बावल की संधि लगभग 1456 के आसपास बताई जाती है, तो कहा जाता है कि 1437 में लड़ा जाता है सारंगपुर का युद्ध। और इस युद्ध में महमूद खिलजी जो प्रथम होता है उसकी क्या हो जाती है मित्रों, हार हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। तो महमूद खिलजी प्रथम की हार होती है। हार होने के पश्चात भी महाराणा कुंभा महमूद खिलजी प्रथम को कहां छोड़ने वाले थे, तो 6 महीने तक अपना गुलाम बना के रखते हैं। कितने महीने तक, 6 महीने तक अपना गुलाम बना के रखते हैं। ऐसे थे हमारे राजस्थान राज्य के महाराणा कुंभा, इतने वीर पुरुष। तो महमूद खिलजी प्रथम को पहले जो आगे मैंने पढ़ाया था, जो कि एक और मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, मेवाड़ के महाराणा, उसमें महमूद खिलजी द्वितीय थे। अब है जो कि इसमें महाराणा के बारे में बताया, अब है महमूद खिलजी प्रथम। तो महमूद खिलजी प्रथम को कितने महीने तक दबा के रखते हैं, 6 महीने तक दबा के रखते हैं। क्लियर होगी बात। तो 6 महीने तक अपने पास गुलाम बना के रखते हैं, अर्थात कुल मिला के 6 महीने तक अपनी कांख में दबा के रखते हैं। जैसे तैसे करके महमूद खिलजी जो होता है महाराणा कुंभा से क्षमा मांगकर अपने बेटे को उसकी रियासत में छोड़कर जैसे तैसे करके महाराणा कुंभा की कैद से रिहा होता है। और जैसे ही रिहा होता है तो तुरंत कहां पहुंचता है, गुजरात पहुंचता है। और गुजरात में उस समय कौन किसका शासन होता है, कुतुबुद्दीन शाह का शासन होता है। क्लियर होगी बात। ये तो महमूद खिलजी आजाद होकर इधर पहुंचता है और इधर महाराणा कुंभा जो सारंगपुर के युद्ध में विजय होते हैं, तो उस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं मित्रों। कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। तो कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ के निर्माण में लगभग 8 साल लगे। 1440 के अंदर स्टार्ट किया और 1448 में जाकर इसका पूर्ण हुआ। जो कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के बारे में मैं पूरी जानकारी आप लोगों को दे चुका हूं, जो कि मैं दुर्गों का मैंने टॉपिक पढ़ाया था, तो उसमें दुर्ग के अंदर मैंने
दुर्ग का, चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में पूरा बताया है। तो उस दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ है तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके बारे में सारी जानकारी मैं दे चुका हूं। यदि आप लोगों को कीर्ति स्तंभ के बारे में जानकारी लेनी है मित्रों, तो आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखें जिसमें चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में मैंने जानकारी दे रखी है। तो क्लियर होगी बात। तो चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर लगभग 8 साल में महाराणा कुंभा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवा देते हैं। और इधर जो महमूद खिलजी प्रथम है वह गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास पहुंच जाता है और वहां रणनीति रचता है। वहां रणनीति क्या रचता है, कितना कहते हैं ना, कुत्ते की जो धूम होती है कभी भी सीधी नहीं हो सकती, चाहे 6 महीने तक उसको नली के अंदर, सीधी नली के अंदर डाल के रखा जाए फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मतलब 6 महीने तक महाराणा कुंभा के गुलाम रहने के बावजूद भी उसके मन के अंदर से यह बात नहीं गई कि महाराणा कुंभा से पुनः युद्ध लड़ना है, मतलब शेर की गुफा के अंदर वापस से घुसना है या शेर के मुंह के अंदर वापस से हाथ डालना है। आ बैल मुझे मार की कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है मित्रों। तो यह क्या करता है, महमूद खिलजी प्रथम गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह से 1456 में चंपानेर की संधि करता है। किसकी संधि करता है? चंपानेर की संधि करता है। और इसी 1956 के आसपास ही शायद ये आवल बावल की संधि बताई जाती है। तो 1456 के आसपास ही, 1956 नहीं, आई रियलाइज। तो 1456 के आसपास ये क्या करता है, चंपानेर की संधि करता है। और चंपानेर की संधि में महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह आपस में क्या करते हैं कि अपन दोनों मिलकर मेवाड़ के महाराणा कुंभा के ऊपर आक्रमण करते हैं। और मेवाड़ के महाराणा कुंभा के ऊपर आक्रमण करते हैं और कुंभा को अपन हरा देंगे। उसके पश्चात अपन आपस में मेवाड़ की रियासत को बांट लेंगे। यह सोचकर ये दोनों मिलते हैं और मिलकर किसके ऊपर आक्रमण कर बैठते हैं? मेवाड़ के महाराणा के ऊपर, अर्थात शेर के ऊपर, बब्बर शेर के ऊपर, शेर नहीं बब्बर शेर। तो बब्बर शेर के ऊपर आक्रमण कर बैठते हैं, मेवाड़ के महाराणा कुंभा के ऊपर आक्रमण कर बैठते हैं। तो 1457 में बैराटगढ़ अर्थात बदनौर, जो कि भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है, तो बदनौर का युद्ध होता है जिसे बैराटगढ़ युद्ध के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। किस नाम जाना जाता है? बैराटगढ़ युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे ही महाराणा कुंभा को दहाड़ते हुए कुतुबुद्दीन शाह देखता है तो कुतुबुद्दीन शाह तो बैक टू पवेलियन हो जाता है, अर्थात भाग जाता है। और महमूद खिलजी प्रथम है वह पकड़ा जाता है। महमूद खिलजी प्रथम पकड़ा जाता है और इस समय उसका परमानेंट इलाज महाराणा कुंभा कर देते हैं। अब क्या होता है, अब बदनौर के युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय होती है और इसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा बदनौर के अंदर कुशाल माता के मंदिर का भव्य निर्माण करवाते हैं। इसके साथ साथ बैराट माता के मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। एक डूंगरी सी है जिसे बैराटगढ़ कहा जाता है, जो कि बदनौर के अंदर है। कभी आप लोगों को जाना हो बदनौर, जो कि ब्यावर से मार्ग कटता है, एक तो ब्यावर भीलवाड़ा डायरेक्ट जाता है, एक ब्यावर से गांव में होते हुए मार्ग जाता है, जिसमें बदनौर, आसिंद, भीलवाड़ा आदि आते हैं। तो शाहपुरा इधर का एरिया निकलता है। तो आप लोग उधर से जाएं तो आपको बदनौर मिलेगा और वहां पर आप आराम से जाके देख सकते हैं बैराटगढ़। वहां पर कुशाल माता का मंदिर भी बना हुआ है तथा इसके साथ साथ बैराट माता का मंदिर भी बना हुआ है। तो कुशाल माता और बैराट माता दोनों सगी बहनें होती हैं। तो इन दोनों के मंदिर का निर्माण वहां पर महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया जाता है। क्लियर होगी बात। धीरे धीरे समय निकल जाता है मित्रों। जब समय निकल जाता है तो महाराणा कुंभा वृद्ध हो चुके होते हैं और वृद्ध होते हैं तो उस समय महाराणा कुंभा को उन्माद नामक रोग हो जाता है। तो उन्माद का रोग क्या होता है? अनिद्रा का रोग, जिसमें कि नींद नहीं आने का रोग हो जाता है, जिसमें महाराणा कुंभा को नींद नहीं आती है और अशांति मन में बनी रहती है। तो शांति के लिए महाराणा कुंभा अपने दुर्ग के आसपास घुमा करते हैं तथा एक छोटे से तालाब के पास अपना एक कुटिया बना लेते हैं और कुटिया में आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो क्या कहा जाता है कि महाराणा कुंभा का जो पुत्र होता है उदा, महाराणा कुंभा का जो पुत्र होता है उदा, वह महाराणा कुंभा से मिलने के लिए जाते हैं और मिलने के लिए जाते हैं, पैर छूने के बहाने नीचे झुकते हैं और पीछे से धक्का दे देते हैं और धक्का देने से महाराणा कुंभा की मृत्यु हो जाती है। कुछ तो इस प्रकार के तथ्य कहते हैं कुछ विचारक, और कुछ विचारक क्या कहते हैं कि महाराणा कुंभा अपने किले के दीवार के ऊपर, जो किले की जो दीवार थी वहां पर बैठे हुए थे खिड़की के झरोके में हवा खाने के लिए। तो हवा खाने के लिए आराम से हवादार खिड़की में महाराणा कुंभा बैठे होते हैं और जो उदा होते हैं, जो कि महाराणा कुंभा के बेटे बताए जाते हैं, तो उदा महाराणा कुंभा से मिलने आते हैं और पिताश्री ढोक का बहाना देते हैं, नीचे झुकते हैं और टांग पकड़ के ऐसे उल्टा कर देते हैं। तो महाराणा कुंभा पीछे की साइड किले की दीवार से गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से दो तथ्य है, तो तालाब के अंदर ढकेलना और किले की दीवार से नीचे पीछे की साइड फेंक देना। तो इस प्रकार से महाराणा कुंभा की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और हत्या होने के कारण ही जो उदा है
वह मेवाड़ के इतिहास में पितृहंता के नाम से जाने जाते हैं मित्रों। तो ये थे हमारे महाराणा कुंभा का वीर इतिहास, जो कि अपने आप में बहुत यशस्वी इतिहास है। और आप लोगों के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महाराणा कुंभा बहुत बहुत और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें इनके टॉपिक में से प्रश्न आता ही आता है। कोई इनकी उपाधि पूछ लेता है, तो कोई इनकी पुस्तक पूछ लेता है, तो कोई इनके द्वारा किए गए कार्यों को पूछ लेता है। तो 100% चाहे आप आरएस से लेकर आप एलडीसी तक या राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल तक या चपरासी तक के एग्जाम में आप देख सकते हो, तो मेवाड़ के इतिहास में महाराणा कुंभा में से प्रश्न पूछा ही जाता है। चलो अपन कुछ और आगे चलते हैं। वीर विनोद जो पुस्तक है, जो कि शामल दास के द्वारा लिखी गई थी, तो इनके अनुसार महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। क्लियर होगी बात। महाराणा जो कुंभा है वह स्थापत्य कला के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जो बसंती दुर्ग है, बसंत दुर्ग या बसंतपुर दुर्ग, ये आ चुका है आरपीएससी के माध्यम से। ये कहां पर स्थित है मित्रों? सिरोही में स्थित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है अपने पास आरबुद दुर्ग, जिसे अचलगढ़ में है। इसका निर्माण सन 1452 में कुंभा ने पुनः निर्माण करवाया। हालांकि इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था मित्रों, लेकिन यह टूट फूट हो गई थी। तो 1452 में कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया। और इसी दुर्ग के अंदर ओखा रानी का महल भी स्थित है तथा सावन भादो झील भी स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। सावन भादो तालाब भी है, सावन भादो 2 कुंड भी है, सावन भादो 2 डेग भी है। याद रखना, पढ़ाऊंगा धीरे धीरे टॉपिक पे। आगे चलते हैं। बैराट का दुर्ग, बैराट का दुर्ग जो कि बदनौर में है। तो बैराट के दुर्ग का निर्माण सन 1457 में महाराणा कुंभा ने बदनौर में करवाया। बहुमठ का दुर्ग, यह बाड़मेर में करवाया महाराणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यह महाराणा कुंभा के कार्यकाल में ही निर्मित की गई। इन्होंने महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया, इनके कार्यकाल में निर्मित की गई, जो कि इनके जो वास्तुकार थे उनके द्वारा की गई। एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जीजा के द्वारा, और ये मंडन के अधीन रहकर, और यह भी मंडन के अधीन रहकर। इस प्रकार से महाराणा कुंभा के कार्यकाल में काफी चीजों का निर्माण किया गया। इसलिए महाराणा कुंभा राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक कहलाए जाते हैं। इसके साथ साथ महाराणा कुंभा ने अपने जीवन में काफी उपाधियां भी धारण की, और इन उपाधियों में से 100% एक प्रश्न आता है मित्रों। ये जो लगभग मैं 13 उपाधि आप लोगों के सामने बताने का प्रयास किया है। पहली उपाधि है मित्रों महाराजा धीराज की उपाधि। यह थी राजाओं का राजा होने के कारण महाराणा कुंभा ने अपने आप को महाराजा धीराज घोषित किया। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी उपाधि है मित्रों इनकी महाराणा। दूसरी उपाधि कौन सी है? महाराणा। महाराणा में क्या है? अनेक राज्यों को अपने अधिकार में रखने के कारण महाराणा की उपाधि इनको प्राप्त हुई। अगली है राणो रासो, अर्थात विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इनको क्या कहा गया? राणो रासो कहा गया। अगली है राजगुरु, अर्थात राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने के कारण इनको राजगुरु की उपमा से नवाजा गया। अगली है दान गुरु, विद्वानों, कलाकारों व निर्धनों को दान देने के कारण इनको क्या कहा गया? राजगुरु कहा गया मित्रों। अगली है हाल गुरु। तो हाल गुरु क्या है? गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको क्या कहा गया? हाल गुरु की इनको उपाधि दी गई। नेक्स्ट है मित्रों परम गुरु। तो परम गुरु क्या कब कहा गया? विभिन्न विद्याओं का ज्ञाता होने के कारण इनको किसकी उपमा दी गई मित्रों? परम गुरु की उपमा दी गई। अगली है नरपति, यहाँ पे नरपति लिखा हुआ है। सामान्य मानव से श्रेष्ठ होने के कारण इनको नरपति की उपमा दी गई। अगला है अश्वपति, अर्थात कुशल घुड़सवार होने के कारण इनको अश्वपति कहा गया। क्लियर है मित्रों बात। अगला है 10वीं उपाधि है गणपति, अर्थात राज्य का राजा। गण का मतलब जमीन, अर्थात जमीन का राजा या राज्य का राजा होने के कारण इनको गणपति की उपमा दी गई। अगला है छाप गुरु, छापामार युद्ध पद्धति में दक्ष होने के कारण इनको छाप गुरु की उपमा दी गई। अगला है हिंदू सुल्तान, यह जो उपमा दी गई इनको समकालीन मुस्लिम शासकों के द्वारा दी गई। इस बात को याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि महाराणा कुंभा को समकालीन मुस्लिम शासकों के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा, हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई थी।
नेक्स्ट नाटक राजकर्ता। नेक्स्ट कौन सी है मित्रों? नाटक राजकर्ता, जो कि नृत्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण इनको नाटक राजकर्ता की उपाधि दी गई। इस प्रकार से महाराणा कुंभा ने अपने जीवन काल में काफी उपाधियां धारण करी। इसके साथ साथ काफी ग्रंथों की रचना भी इनके द्वारा की गई। मित्रों, क्लियर हो गई बात? मेरे द्वारा जो आप लोगों को महाराणा कुंभा समझाया गया वह कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे खुशी होती है। इसके साथ साथ जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और मैं नया वीडियो जैसे अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल के ऊपर या आप लोगों के साइट के ऊपर पहुंच जाता है, जिससे आप लोग आसानी से मेरे को देख सकते हैं। मेरे द्वारा पढ़ाए हुए अध्ययन या मेरे द्वारा कराए हुए अध्ययन को आप लोग समझ सकते हैं। तो प्लीज मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ मैं विदा लेता हूं और बहुत जल्द ही एक और नया टॉपिक लेके आता हूं। नमस्कार दोस्तों, राम राम, खुदा हाफिज।